चलें बेटा, दें ज़रा बुक मुझे, बैठ जाएं आप भी। आप मुसलमानिया से आते हैं? चलें। आप कहाँ से आते हो? वो किधर है? गाड़ी पे आते हो? बाइक पे? चलें ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आगे हमारे पास आज हमने क्या पढ़ना है? मोमेंटम से पढ़ना है जी, यही पढ़ना है ना? चलें जी। तो चैप्टर नंबर हमारे पास 3 है, सॉरी चैप्टर नंबर 3 है। आज हमने टॉपिक्स पढ़ने हैं, इम्पोर्टेंट है, ये चल रहा है। तो पहला टॉपिक है हमारे पास मोमेंटम। क्या टॉपिक है? मोमेंटम। चलिए अब इधर देखें, मोमेंटम क्या है बेटा। देखिए इधर, कोई भी बॉडी ले लें, उसका जितना भी मैस हो और वो जितनी भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, बॉडी का मैस और उसकी वेलोसिटी, अगर किसी बॉडी के मैस और वेलोसिटी को ज़रब कर दें, आपस में प्रोडक्ट ले लें, उस केस में जो हमारे पास चीज़ आती है उसको कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं? मोमेंटम। तो वेरी सिंपल बेटा जी, द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of a body is called momentum। क्या कहलाता है? मोमेंटम कहलाता है। बेटा इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा? पेपर में आता है, शॉर्ट इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला इसका ये बनेगा हमारे पास, इसको P से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है M क्रॉस V के। किसके इक्वल होता है? M क्रॉस V के। देखें, असल में ये प्रोडक्ट है मैस और वेलोसिटी का। ये वेलोसिटी एक वेक्टर है, मैस एक स्केलर है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर ही आएगा ना। तो मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास मोमेंटम आ रहा है वो भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप कह सकते हैं कि मोमेंटम क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बेटा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर है तो फिर इसकी डायरेक्शन भी होगी। सपोज हमारे पास एक बॉडी है, इसका मैस m है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इसकी वेलोसिटी है, यानी कि इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में बॉडी का क्या होगा? मोमेंटम होगा। क्लियर हो गया कि नहीं? तो आप लिख सकते हैं इट इज़, इस डायरेक्शन, इसकी जो सिमत है इज सेम टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अंडरस्टैंड जी? अब इसके बाद इसका यूनिट भी लिख लेते हैं कि इसका यूनिट हमारे पास क्या है। यूनिट बेटा इसका बनता है, इसके फॉर्मूले से बनेगा। मैस का यूनिट क्या होता है? केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो ये इसका बेटा यूनिट है। अब इसके बाद इसका एक और यूनिट भी है, वो भी आपने याद रखना है, वो आगे जाके मैं बताऊंगा कैसे है। इसका दूसरा यूनिट क्या होता है? न्यूटन सेकंड। क्या होता है? न्यूटन सेकंड। तो ये हमारे पास पहला आज का शॉर्ट क्वेश्चन था। सेकंड है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है? फोर्स एंड मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इससे पहले आपने पढ़ा कि जो हमारे पास बेटा मोमेंटम होता है ये अभी हमने पढ़ा, और जो न्यूटन का सेकंड लॉ थी कल मैंने पढ़ाया था आपको। एक तो न्यूटन का सेकंड लॉ ये होता है ना कि F इज इक्वल टू ma।
कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं जिसका मास m हो, उसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, a एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। एक तो ये न्यूटन लॉ था, ये मास और एक्सेलरेशन की सूरत में था। आज हम ये देखें कि न्यूटन के सेकंड लॉ को हम मोमेंटम के टर्म में इससे कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, उस टर्म में हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, आज हम ज़रा वो देखेंगे बेटा। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक बॉडी है, एक्सप्लेनेशन इसकी शुरू करने लगा हूँ मैं। तो यही आप वहाँ लिखेंगे, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक बॉडी है। क्या हमारे पास एक बॉडी है? कंसिडर वी हैव अ बॉडी, हमारे पास एक जिस्म है, एक बॉडी है ऑफ मास m, उसका मास कितना है? m है। सपोज ये एक बॉडी है जी, ये एक कार है, उसका मास कितना है? m मास है। ये कहीं जा रही है और जितनी वेलोसिटी से जा रही है वो क्या है इसका? vi वेलोसिटी है। कितनी वेलोसिटी है? vi वेलोसिटी है। अगर मैं यहाँ पे इसका मोमेंटम निकालूँ तो वो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम आएगा, उसको आप कह लें बेटा मोमेंटम कैसे निकालते हैं? मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, है कि नहीं? अब इसका ये मोमेंटम है। फिर मैं क्या करता हूँ, ये बॉडी मूव, अब ये जो मैंने बात लिखी है इसको मैं लिख भी लेता हूँ कि मास m है और वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है? vi वेलोसिटी के साथ, एंड इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी के साथ बेटा? vi वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब कुछ देर बाद क्या होता है कि हमें ख्याल आता है कि हमने इसकी रेस बढ़ानी है या इसके ऊपर हमने फोर्स लगानी है। रेस बढ़ाते हैं तो एक्चुअली हम इंजन से जो भी है उसको फोर्स उसके ऊपर लगा रहे होते हैं। बहरहाल ये गाड़ी चलती जा रही है, हमने पीछे से इसके ऊपर जाके लगाई फोर्स, धक्का दिया इसको, पहले आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, धक्का देंगे तो इसकी वेलोसिटी पहले से ज़्यादा हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी ना पहले से। तो हमने इसके ऊपर लगा दिया फोर्स F। क्लियर हो गया जी? जितने टाइम के लिए वो फोर्स लगाई है वो कितना है? t टाइम है। ये इसकी और भी मिसाल देता हूँ। एक गेंद आ रही है आपके पास, आप बैट्समैन हैं, गेंद का मास भी है, जितनी वेलोसिटी से वो आ रही है वो vi है। आपने बैट पकड़ा हुआ है, आपने बल्ला मारा गेंद के ऊपर, है कि नहीं? तो बैट ने गेंद के ऊपर क्या लगानी है? फोर्स ही तो लगानी है। तो पहले से गेंद अब आहिस्ता अगर आ रही थी, अब जब छक्का लगेगा तो पहले से तेज़ हो जाएगी, तो वेलोसिटी चेंज हो गई कि नहीं? तो आपने फोर्स लगाई और उसकी क्या चेंज हो गई? वेलोसिटी चेंज हो गई। तो अब हम कहते हैं कि हमने इसके ऊपर लगाई है फोर्स। नाउ कंसीडर वी हैव अप्लाइड, फ़र्ज़ करें अब हमने इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर दी है, अब फोर्स F ऑन द बॉडी, और उसकी वेलोसिटी vi से बढ़ के कितनी हो गई है? vf, एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम vi टू vf। अब जब इस गाड़ी के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे इस बॉडी के ऊपर, तो पहले ये जब आगे जाएगी तो पहले से अब तेज़ हो जाएगी, मास तो इसका उतना ही रहेगा, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी चेंज होकर कितनी हो जाएगी? vf हो जाएगी, है कि नहीं? यही जो मैं साथ साथ कर रहा हूँ वही मैं लिखता जा रहा हूँ, रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे ही बेटा आप इसको अपनी वर्डिंग में उतारा करें, ठीक है? आगे देखें, जब बेटा वेलोसिटी चेंज होती है तो बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो आप ये भी लिख दें, एंड एक्सेलरेशन A is produced। क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है जी। अब हम जानते हैं एज वी नो कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? vf माइनस vi ओवर t के इक्वल होता है, जो एक्सेलरेशन का जिक्र किया हमने। और यहाँ पे फोर्स लग रही थी, जहाँ पे फोर्स लगे वहाँ पे कौन सा न्यूटन का लॉ लग जाता है? सेकंड लॉ लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता? तो अगेन बाय न्यूटन्स
सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक वो ये बताता है हमें कि F इक्वल होता है बेटा किसके, ma के। किसके इक्वल होता है, ma के। अगर हम ये m को इधर लें तो हमारे पास क्या बनेगा, a इज इक्वल टू F ओवर m बन जाएगा। अंडरस्टैंड। इसको कह लें ये है इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह लें ये है इक्वेशन नंबर 2। अंडरस्टैंड। अब हम क्या करें, अगर ये जो a की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 से उठा के पुट कर दें किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 2 इन, ये 2 से उठा के 1 में पुट करें ज़रा ऊपर, हमारे पास क्या बनता है, ये a किसके बराबर है, F ओवर m के। इधर पुट करें ज़रा, a की जगह पे F ओवर m, बाकी VF माइनस VI ओवर T, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहा। यहाँ तक ठीक है। इससे आगे हम क्या करने लगे हैं, ये T इधर डिवाइड और इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये M इधर डिवाइड और उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो M को पहले उधर लेके जाएं, पहले मैं M को सिर्फ लेके जा रहा हूँ, M इधर डिवाइड तो उधर जाके ऊपर वाली रकमों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ में भी F आ रहा था, F इज इक्वल टू m में, इधर भी देखें F इज इक्वल टू कुछ आ रहा है। अब ये ऊपर वाली क्या बला है, ऊपर है मोमेंटम में चेंज, mvf है। mvf क्या है, जब गाड़ी इधर पहुंची थी तब उसका जो मोमेंटम था उससे आपने कहना फाइनल मोमेंटम, और वो किसके इक्वल है, m ज़रब vf के, है कि नहीं। तो देखें हमने गाड़ी के ऊपर फोर्स लगाई तो गाड़ी का मोमेंटम PI से चेंज होकर कितना हो गया, PF, यानी कि पहले आहिस्ता जा रही थी, मोमेंटम और था, धक्का लगाया मोमेंटम क्या हो गया, और हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया। और वो जितने टाइम में चेंज हुआ है उसको आप कह लें वो कितना टाइम है, T टाइम है कि नहीं। तो देखें, तो मैं डिफाइन करने लगा हूँ, ऊपर लिखा हुआ है चेंज इन मोमेंटम, क्या लिखा हुआ है, ये देखें फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो जब दो चीज़ों में डिफरेंस करें तो चेंज ही तो होता है, दो मोमेंटम्स में हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। ऊपर चेंज इन मोमेंटम है कि मोमेंटम में कितनी तब्दीली हुई है जी, और नीचे क्या है, टाइम है, कितने टाइम में हुई है। तो देखें चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। कि अगर हम इसको सिंपल करके, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए तो उस बॉडी का मोमेंटम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है मोमेंटम, वहाँ ये कह रहा था वो भी सही है, ये भी सही है, वो एक्सेलरेशन की टर्म में थी, F इज इक्वल टू ma, कि फोर्स लगाएं और क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन। और ये हमें नई चीज़ बता रही है भाई कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं तो उसका मोमेंटम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। समझ आ रही कि नहीं। तो अब किसी चीज़ को टाइम से डिवाइड कर देते तो वो उसका क्या निकल आता है, रेट निकल आता है। समझ आ गई कि नहीं। तो इसको ज़रा मैं डिफाइन करने लगा हूँ। अब डेफिनेशन इसके लिख लेते हैं, कहाँ लिखें, कि यहाँ लिख दूँ जी, नज़र आ रहा है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी यहाँ से, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी भी बॉडी के जो मोमेंटम में चेंज है विद रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के हिसाब से, इज इक्वल, वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू दी अप्लाइड फोर्स, जितनी भी उसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है वही उसके मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है उसके क्या है, इक्वल है। अब एक और बात बेटा, यहाँ से देखिए मैं एक वो जो फॉर्म, ये दूसरा जो यूनिट था न्यूटन सेकंड वाला, ये बनाने लगा हूँ। अगर ये T इधर डिवाइड हो रहा है, इधर लाएंगे तो इधर आ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, F क्रॉस T, ये पीछे MVF माइनस MVI बच जाएगा। वो सारी चीज़ क्या असल में मोमेंटम ही है ना, मोमेंटम में चेंज निकालेंगे तो दोबारा मोमेंटम ही आएगा ना कुछ आंसर आएगा, वो असल में मोमेंटम की वैल्यू ही होगी। जैसे 20 रुपये में से 10 रुपये निकालें तो 10 रुपये ही बचने हैं, डॉलर तो नहीं ना बच जाने।
दोबारा रुपये ही निकल के आएंगे। तो मोमेंटमों में चेंज निकाल रहे हैं तो अगेन मोमेंटम ही आएगा। अब मोमेंटम का यहाँ से हम एक यूनिट बना सकते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। टाइम का क्या होता है? तो बन गया न्यूटन सेकंड के नहीं। क्लियर हो गया जी? तो ये मोमेंटम का दूसरा यूनिट है जिसे हम न्यूटन सेकंड कहते हैं। क्लियर हो गया जी? अब इसके बाद ये हम आगे देखते हैं, इसमें और तो कुछ नहीं रह गया। और इसमें है कि एक लिखा हुआ है कि रॉकेट जब ऊपर को उड़ता है, इजेक्ट होता है, तो उस केस में क्या होता है देखें जरा। ये हमारे पास अगर एक रॉकेट हो, ये ऊपर को उड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें हमने फिल की होती हैं बेटा क्या? गैसेस फिल की होती ना। कभी आपने रॉकेट देखा ही नहीं, इस रॉकेट में हमने गैस फिल की होती है। क्या होता है? गैसेस जब नीचे को निकलती हैं तो वो क्या लगाती हैं? फोर्स। सपोज वो एक्शन लगा रही हैं, अब उसके रिएक्शन में एक फोर्स ऊपर को लगेगी कि नहीं लगेगी? गैसेस नीचे को निकल रही हैं, वो एक्शन लगा रही हैं, उसके बदले में रॉकेट के ऊपर क्या लग रहा है? रिएक्शन। समझ आ रही कि नहीं? अब गैसेस नीचे को निकल रही हैं तो एक्शन, और नीचे से उनके ऊपर क्या लग रहा है? रिएक्शन। उसके ऑपोजिट फोर्स लग रही है। अब इस रॉकेट के ऊपर ये एफ डैश फोर्स लगेगी। ये फोर्स किसके ऊपर लगेगी? रॉकेट के ऊपर। जब रॉकेट के ऊपर ये फोर्स लगेगी तो रॉकेट का क्या चेंज होगा? मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम चेंज होने का मतलब वो पहले से तेज़ होगा। समझ आ रही है? और इसी प्रिंसिपल के ऊपर रॉकेट क्या करेगा? ऊपर को फ्लाई करेगा। क्लियर हो गया जी? गैसेस निकल रही थी और वो रिएक्शन लगा रही थी नीचे से रॉकेट के ऊपर, फिर क्या लग रहा है? रिएक्शन। एक एक्शन होता है और उसी के ऑपोजिट क्या होता है? रिएक्शन। अब एक्शन नीचे को लग रहा है और रिएक्शन किधर को लग रहा है? अब रिएक्शन एक फोर्स है, तो हमने अभी पढ़ा कि जब फोर्स लगती है तो बॉडी का क्या चेंज होता है? और रिएक्शन रॉकेट के ऊपर लग रहा है और वो एक फोर्स है। अब जब फोर्स रॉकेट के ऊपर लगेगी तो रॉकेट का क्या चेंज होता जाएगा? मोमेंटम। आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर को जाएगा। अब दूसरी बात, जैसे जैसे ऊपर को जाएगा उसका देखिए मैस कम होता जाएगा। एक और बात इसमें ऐड कर देता हूँ, मोमेंटम इक्वल होता है किसके? मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी के। याद रखना है बेटा एक बात, अभी आगे हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। कभी भी मोमेंटम की जो वैल्यू है वो कम ज़्यादा नहीं होती। इसका क्या मतलब कि रॉकेट का जो मोमेंटम है, अगर सपोज हमने लिया था शुरू में 10 न्यूटन सेकंड, तो ये मोमेंटम रॉकेट का कभी भी चेंज ये इतना ही रहेगा। अब सपोज शुरू में रॉकेट का मैस ज़्यादा क्योंकि उसमें गैस भरी हुई है, भारी है काफ़ी, चले मैस उसका है भाई 5 और वेलोसिटी कम है। शुरू में रॉकेट आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, ऊपर को जा रहा है, वेलोसिटी है उसकी 2, तो 5 × 2 कितना हो गया? 10। जैसे जैसे ऊपर को जाएगा उसमें से गैसेस क्या होती जाएंगी? निकलती जाएंगी ना, तो मैस क्या होता जाएगा? क्योंकि वो गैसेस निकल के नीचे को जाती जा रही है, मैस कम होता जाएगा। मोमेंटम बराबर रखने के लिए रॉकेट अपनी क्या बढ़ाएगा? v को बढ़ाएगा, v को 5 कर देगा और मैस तो कम हो के 5 से 2 पे आ गया, टोटल उतना ही रहेगा। अंडरस्टैंड जी? अब यही टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि बॉडीज़ का जो मोमेंटम होता है, टोटल मोमेंटम कभी भी वो चेंज नहीं होता। समझ आ गई? तो ये हमारे पास एक टॉपिक है, इसको आपने नोट करना है तो बेटा कर सकते हैं, अदरवाइज़ बुक पे सेम इसी वर्डिंग में लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 56 के ऊपर। तो आप इसको कर लीजिएगा। ये जो रॉकेट शॉकेट वाली बात की है ये भी इसमें लिखी हुई है। आगे हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इम्पल्स, जो लिखने वाला है वो ये है, सिर्फ ये बुक पे नहीं लिखा, इसको आप लिख लें, जल्दी करें शाबाश। ये ले लें बेटा बुक, आप भी लिखें, साइड पे लिख लें बुक के, वो मोमेंटम वाला बाकी सारा बुक पे है सेम इसी तरह का। जल्दी करें तो आगे हम एक क्वेश्चन और कर लें शॉर्ट। डस्टर किधर है बेटा? चलें, थैंक यू। अच्छा इधर देखें ज़रा, ये तो आप बुक से कर लेंगे ना, इधर सुने साथ, ये बुक से हो जाएगा, सेम बुक पे ऐसे ही है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, आप बाद में इसको नोट कर लें। आगे वाला टॉपिक देख लें, इम्पल्स, शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन।
क्या क्वेश्चन का नाम है? इम्पल्स। देखिए जी बेटा इधर, इम्पल्स क्या है? देखें यहां से आ रहा था ना एफ क्रॉस टी, एफ क्रॉस टी, यही मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूं, एफ क्रॉस टी। देखिए इधर, एफ क्या है? वो फोर्स है, और टी वो टाइम है, जितने टाइम के लिए वो लगी है। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है और जितने स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो लगी है, उन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, तो हमारे पास जो चीज़ आती है बेटा, उसको कहा जाता है इम्पल्स। क्या कहा जाता है? इम्पल्स। क्या कहा जाता है? इम्पल्स। तो मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूँ, मैं इसकी पहले एग्जांपल दे दूँ आपको। अभी हमने बात की थी कि वो क्रिकेट बॉल आ रही है, मैंने यहाँ बात की है कि वेरी लार्ज फोर्स, एक बड़ी फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगाई जाए और बड़े महदूद टाइम के लिए लगाई जाए, थोड़े से वक्त के लिए। तो उस बड़ी फोर्स और उस टाइम, जितने टाइम के लिए वो लगी है, दोनों का प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ही हो रहा है ना इधर, वो किसके इक्वल है? इम्पल्स के इक्वल है। अब देखिए गेंद आ रही है, तो गेंद के ऊपर आपने लगाई है बड़ी बल्ले से बड़ी फोर्स लगाई है, और वो गेंद बैट के साथ चंद लम्हों के लिए टच होती है, थोड़े से टाइम के लिए, है कि नहीं? तो वो जितने टाइम के लिए बैट बॉल के साथ टच हुआ है और जितनी फोर्स लगाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? इम्पल्स आएगा। ठीक है कि नहीं? तो आप कह सकते हैं, डिफाइन इसको कर लेते हैं, डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी? द प्रोडक्ट, चलिए इसको, व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, ये बुक पे नहीं इस तरह इसने प्रॉपर लिखा, तो आप इसको लिख लेंगे, जब किसी बॉडी के ऊपर एक बड़ी फोर्स लगाई जाती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वक़्त के एक इंतहाई कलील वक्फे के लिए, देन प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड, उस फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट लेंगे वो किसके बराबर आएगा बेटा? इम्पल्स के बराबर आएगा। वो चीज़ हमें क्या देगी? इम्पल्स देगी। क्लियर हो गया जी? अगेन, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम समझ लें कोई नंबर है, जब किसी नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर ही आता है ना, तो ये भी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया? और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। क्लियर? दूसरी बात, इसका यूनिट हमारे पास क्या बनेगा? यूनिट इसका भी सेम वही बनेगा, न्यूटन सेकंड। क्लियर हो गया जी? ये फॉर्मूला और ये इसकी डेफिनेशन और ये यूनिट इसका लिख दीजिएगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही काम काफ़ी है, आप ये दोनों शॉर्ट आप नोट कर लें। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा, बड़ी आसान सी है, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम्पल नंबर 3.2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी है। अभी एक मैं शॉर्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, पेज नंबर है 60 के ऊपर 3.8, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। क्या क्वेश्चन है? इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जी। उसके बाद आज का हमारा काम खत्म। चलें बेटा देखें इधर ज़रा, इलास्टिक कोलिजन और दूसरा क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता होगा, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा या केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ाया गया होगा कि टोटल एनर्जी जो होती है वो कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होती, इक्वल रहती है, कांस्टेंट रहती है। और आपने पढ़ा था एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कुड बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना हम पैदा कर सकते हैं ना हम ख़त्म कर सकते हैं, हाँ एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील
कर सकते हैं। टोटल एनर्जी क्या रहती है, हमेशा से बराबर रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। यहीं पे यहाँ पे हम यही पढ़ेंगे बेटा। देखिए ज़रा इलास्टिक कोलिजन क्या है। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन है, कोलिजन कहते हैं टकराव, दो चीज़ों का आपस में टकराना। आगे पढ़ाऊँगा आपको कोलिजन के बारे में भी जब हम मोमेंटम की कंजर्वेशन को डिस्कस करेंगे। देखें बेटा, अगर दो बॉडीज़ आपस में टकराएं और उनकी जो काइनेटिक एनर्जीज़ हैं वो चेंज ना हो, कि टकराने से पहले अगर वो आ रही थी 5 जूल की काइनेटिक एनर्जी से और इधर से ये भी कितने से आ रही थी 5 जूल की काइनेटिक एनर्जी से, तो दोनों टकराने के बाद भी 5 जूल की एनर्जी से ही मूव करती रहें, काइनेटिक एनर्जी उनकी चेंज ना हो, तो ऐसी कोलिजन को, ऐसी टक्कर को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वेरी सिंपल, मैंने जब फर्स्ट ईयर में था मैंने इस तरह याद रखा था, ई से है इक्वल, कि जिसमें इक्वल रहे, कोलिजन के बाद भी और कोलिजन से पहले भी काइनेटिक एनर्जी क्या रहे, इक्वल रहे, कंजर्व रहे। समझ आ गई कि नहीं? तो इसमें एनर्जी आपकी कंजर्व रहती है, कंजर्व का मतलब होता है महफूज रहना, या फिर आप ये कह लें कि इसमें एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है, इक्वल रहती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ समझाने के लिए, हालांकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल नहीं है। आपकी बुक में एक मिसाल दी हुई है कि अगर हम क्या करें, एक गेंदी पकड़ें, एक मार्बल का जो फर्श है बिल्कुल प्लेन होता है, मार्बल पत्थर जो होता है, घरों में कुछ लोग घरों में होगा, तो जब उसके ऊपर गेंदी फेंकते हैं तो मार्बल का फर्श इतना मुलायम होता है कि गेंदी और फर्श के दरमियान फ्रिक्शन इंतहाई क्या होती है, कम होती है। गेंदी को अगर मैंने यहाँ से फेंका ना, जाएगी टकरा के, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, थोड़ा सा फ़र्क आएगा उसका, थोड़ा सा नीचे जाएगी, बिल्कुल थोड़ा सा। तो हम कह सकते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हालांकि थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा होता है, ऐसा ऐसा गेंदी रुक जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन को हम कभी भी वहाँ पे ख़त्म नहीं कर सकेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में बॉल बार बार बाउंस करके उसी पोजीशन पे आ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए हम उसको कौन सी कह लेंगे, इलास्टिक कोलिजन। लेकिन मैं आपको और समझाने के लिए, बिलियर्ड बॉल्स आपने देखे होंगे, स्नूकर जब खेलते हैं बच्चे, वो एक गेंदी आ रही होती है, एक इधर से जा रही है, जब टकराती है जितनी काइनेटिक एनर्जी से पहले जा रही होती है आपको फील होता है उतनी से ही वो वापस जाती है। मुकम्मल तौर पे इलास्टिक नहीं है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी का लाजमी होती है, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। क्लियर हो गया जी? और तो ये आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। दूसरा हमारे पास है इनइलास्टिक कोलिजन, इसको डिफाइन कर दूं, चलें बुक में लिखा हुआ है वैसे मैं कर देता हूँ। अ कोलिजन, ऐसी कोलिजन इन विच टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम की जो भी आपस में टकरा रहे हैं वो एक सिस्टम ही रिमेन कंजर्व्ड, बराबर रहती है, और सेम भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ऐसी कोलिजन को हम क्या कहेंगे, इलास्टिक कोलिजन। दूसरा है इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन मैंने वैसे याद रखा था एन से बनता है नॉट, कि जिसमें नहीं, उसमें इक्वल बराबर, नॉट में। तो ऐसी कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल ना रहे, कांस्टेंट ना रहे, टकराने से पहले काइनेटिक एनर्जी और है, टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी और है। अगर आप एक कच्ची ज़मीन के ऊपर या रफ से फर्श के ऊपर आप गेंद को फेंकें तो पहले तो काफ़ी ऊंची वो आती है, उसके बाद आहिस्ता और आहिस्ता, है कि नहीं, आहिस्ता से फिर रुक जाती है। तो गेंदे की काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है ना। तो ऐसी कोलिजन जिसमें अब फर्श एक बॉडी है, गेंद भी एक बॉडी है, तो दोनों बॉडीज आपस में टकरा रही हैं। अब टकराने को ही क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऐसी कोलिजन, ऐसी टक्कर जिसमें दो बॉडीज़ की टकराने से पहले और टकराने के बाद जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल ना रहे। तो आप देख लें भाई, सो कोलिजन in which
टोटल या सिंपल कह लें काइनेटिक एनर्जी, इन विच काइनेटिक एनर्जी of the system does not remain same, सेम भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं और कंजर्व भी यूज़ कर सकते हैं। इस कॉल्ड क्या कहलाती है बेटा? इन इलास्टिक कोलिजन। क्लियर हो गया बेटा? तो ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, ये वाला भी, इम्पल्स वाला भी और ये मोमेंटम वाला भी, इनमें से आ जाता है पेपर। ठीक है, तो इसको बेटा नोट कर लें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मसला हो तो पूछ लीजिएगा कल। अल्लाह हाफिज़।